नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। बागेश्वर उपचुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं। ऐसे में जहां सभी राजनीतिक दल जनता के बीच अपनी अपनी पैठ बनाने में जुटे हुए हैं, तो वहीं सत्ता दल और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। हालिया वाकया कांग्रेस का बीजेपी पर आरोप का है, जहां कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस की स्थिति बहुत ही मजबूत है, जिससे सत्ताधारी दल बौखलाया हुआ है। भाजपा पर यह भी आरोप लगाया गया है कि बागेश्वर में पार्टी नेताओं के इशारों पर खुलकर धनबल और बाहुबल का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसा लगता है मानो भाजपा को अपने द्वारा किए गए कार्यों या नीतियों पर भरोसा ही नहीं है और सहानुभूति के जरिए ही वो अपनी चुनावी वैतरणी पार लगाना चाहती है। अध्यक्ष जी के संपर्क में है, लगातार बसंत कुमार जी के संपर्क में है और वहाँ पर जो अराजकता हो रही है, वहाँ पर जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है हमारे कार्यकर्ताओं को और ख़ास करके मीडिया बंधुओं को, जिस तरह से उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, उसको लेकर हम बहुत जल्द मुलाकात करेंगे। चाहे वो डीजीपी महोदय से मुलाकात करनी हो, चाहे वो चुनाव आयोग में जाना हो, लेकिन इस तरह की जो गुंडागर्दी है या इस तरह की जो तानाशाही है, उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वहाँ का कार्यकर्ता मुंह तोड़ जवाब उनको दे भी चुका है। वहाँ का कार्यकर्ता न रुकने वाला है, न थमने वाला है। वो ठान चुके हैं कि बसंत कुमार को विजयी बना के रहना है, ताकि उत्तराखंड की राजनीति को एक नई दिशा मिल सके और भाजपा को पटखनी मिल सके। जनता जनार्दन क्योंकि आज बहुत ज़्यादा आहत भी है और त्रस्त भी है। उनसे वादे और दावे तो बहुत बड़े बड़े किए गए, लेकिन धरातल पर भाजपा बिल्कुल शून्य साबित हुई है। सड़क के गड्ढे देख लीजिए, रोजगार के आयाम देख लीजिए, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था देख लीजिए, अस्पतालों में डॉक्टर और स्टाफ की कमी देख लीजिए। किसी भी मोर्चे पर भाजपा को 0 सन्नाटा हाल है। इसलिए बागेश्वर की जनता, मुझे लगता है कि इस परिवर्तन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। और पत्रकार बंधुओं से भी मेरा निवेदन है कि जो वहाँ पर पत्रकारों के साथ हो रहा है या जिस तरह का एक कैप लगाया गया है या बैन उनके ऊपर लगाया गया है कि बिना आप सूचना विभाग की संस्तुति के कोई प्रेस वार्ता अटेंड नहीं कर सकते या बागेश्वर से बाहर का कोई पत्रकार उसको कवर नहीं कर सकता, इन सब के खिलाफ आपको भी एक मुट्ठी होकर आवाज़ उठानी होगी। तो कांग्रेस की एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप है कि सत्ता पक्ष पूरी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है और खास तौर पर क्योंकि कांग्रेस का पक्ष मजबूत कांग्रेस खुद बता रही है और कह रही है कि भाजपा इससे बौखलाई हुई है, लिहाजा बाहुबल और धन बल का उपयोग जोरदार तरीके से किया जा रहा है। तमाम मेहमान इस चर्चा में जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ सत्यवीर सिंह चौहान भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, आशीष नौटियाल कांग्रेस प्रवक्ता फिलहाल फोन लाइन पर हैं, अनिल थपलियाल यूकेडी प्रवक्ता हैं और डॉक्टर सत्यनारायण सचान सपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत स्वागत है। सबसे पहले आशीष नौटियाल जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्या आरोप कांग्रेस के हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है? मैडम, लगता नहीं है, दिखता है। आप देखिए किस तरीके से सरकार जो है अपनी पूरी मशीनरी का यूज कर रही है। हमने चंपावत चुनाव में भी बहुत बुरा हाल देखा था, जहाँ पे लोगों को कांग्रेस के झंडे तक नहीं लगाने दिए। लोगों के घरों से बोल दिया गया, भैया आप इस तरह इनके झंडे मत लगाओ, इससे पता लगेगा कि आप इनके समर्थक हैं और आपके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है। तो इन्होंने वहां भी यही हाल किया और आज ये यहाँ भी ये कर रहे हैं। आप देखें, इस बार तो जनता बिल्कुल इनके साथ है ही नहीं, इनके साथ कोई समर्थन नहीं। ये पत्रकारों तक को बैन करना चाहते हैं, वहाँ पे कोई पत्रकार ना जाए, इनके खिलाफ कोई न्यूज ना छप जाए, इनकी कोई सच्चाई ना दिख जाए, सिर्फ अपने ही चाहिए तो वो चाहते हैं वहां रहें। और आप देखें, अभी इनका ही तो ये डर है जिस कारण से इन्होंने एक बॉबी पवार, एक लड़का जो उनका बेरोजगारों का अध्यक्ष है, उस तक को मंदिर में ही पकड़ लिया, उसको भी आने का अधिकार नहीं। तो आप देखें, इनका कहीं ना कहीं डर और बौखलाहट है, क्योंकि उत्तराखंड में ये ऐसे ऐसे कारनामे कर चुके हैं कि उत्तराखंड की जनता भी इन्हें स्वीकार नहीं करेगी। पर जब कोई धन बल से या छल कपट से राजनीति करना चाहे, क्योंकि इन्हें पता है सही काम तो इन्होंने किया ही नहीं है, अगर कुछ ऐसा किया होता तो आज इनको इस तरह की हरकत करने की जरूरत न पड़ती। और ये चुनाव निश्चित ही जरूर इनका 2024 का भी चुनाव को प्रभावित करेगा। तो इसके डर के कारण ये लोग जो है
हर तरह से तानाशाही कर रहे हैं, किसी ना किसी तरह से चुनाव को जीतने के लिए कुछ भी हथकंडे अपना सकते हैं। एक चल रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से पूरी मजबूती के साथ है, जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है। जनता जरूर हमें समर्थन करेगी, हमें वोट देगी और निश्चित ही कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। बिल्कुल सत्यवीर जी, एक तरफ तो कांग्रेस कह रही है कि हमारा जो पक्ष बहुत मजबूत है, लेकिन ऐसा क्या आप लोगों ने डरा दिया है कांग्रेस को? ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? सत्ता पक्ष जो है वो मशीनरी का दुरुपयोग क्यों कर रहा है? दिव्या दर्शनी जी, मैं आपकी जिस दिन आपने पहली डिबेट कराई थी, मैंने आपको उसी दिन स्पष्ट कर दिया था, ये जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, वोटिंग के दिन नजदीक आएंगे, ये इस प्रकार का राग अलापना शुरू कर देंगे कि भाई मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, ईवीएम हैक हो गई है, हमारे कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न किया जा रहा है, मीडिया को रोका जा रहा है। आज मेरा जो कही हुई जो लाइन थी वो बिल्कुल सत्य साबित हो रही है, किस प्रकार से ये चुनाव की धरती पर हारने वाले हैं। कार्यकर्ता, इन्होंने स्पष्ट कहा कि झंडा लगाने वाला तक हमारा कार्यकर्ता वहां पर नहीं मिल रहा है, और इन्होंने ये भी कहा कि भाई मीडिया को बैन किया गया। अगर मीडिया को बैन किया गया, मैं बड़े पुरजोर तरीके से कहना चाहता हूं, एचएनएन को देखने वाले हजारों दर्शक हैं जो उत्तराखंड में ही भी नहीं, उत्तराखंड के बाहर भी देखते हैं, क्या उसको बैन किया गया? वास्तविकता में जब किसी पत्रकार के ऊपर शोषण किया जाता है, या तो आपातकाल में दिखा या गठबंधन में इनकी सरकार अभी बिहार के अंदर चल रही है। विमल कुमार दैनिक जागरण के संपादक, उनके भाई की पहले हत्या की गई, मात्र वो एक उसमें गवाह थे और घर के अंदर घुसकर उनको गोली मारी गई। वास्तविकता में ये वास्तविकता दिखाती है कि मीडिया के ऊपर किसने किस प्रकार से प्रताड़ना की है और किसने उसका साथ दिया है। हमने तो हमेशा कहा है कि चाहे कोविड के समय हो, चाहे अन्य जो समाज के बीच में कार्य हो रहे हो, या सरकार की उन तक योजनाएं नहीं पहुंच रही है, मीडिया का हमने जो भी हम तक सूचना मिली हमने काम किया है। बागेश्वर में जिस प्रकार से इनकी हार, बड़ी हार होने वाली है, उसका अभी से किस प्रकार से राग अलाप रहे हैं, किस प्रकार से दिखा रहे हैं कि जब हार होगी तो किस प्रकार से इस हार को बीजेपी के ऊपर मंडा जाए। तो मैं पहले ही कहा था उसी दिन आपको कि कांग्रेस को भी कहा था, आग्रह किया था कि ये चुनाव की धरातल पर आइए, वास्तविकता से रूबरू होइए। हमारे जो स्वर्गीय चंदन रामदास जी थे, जिस प्रकार से उन्होंने वहां पर अल्प समय में एक मंत्री के रूप में काम किया, और उन्होंने जिस प्रकार से बागेश्वर को जिला हॉस्पिटल के लिए जिस प्रकार से नए नए उपकरण देने का काम किया, डिपो बनाने का काम किया, अनेकों ऐसे वहां पर जो आमजन से जुड़े काम थे, उन कामों को किया। और जब ये सब काम जनता के बीच में जा रहे हैं, और उन्होंने मंत्री तो वो कम समय तक रहे, मगर जब वो जनप्रतिनिधि के रूप में, विधायक के रूप में थे, वह अनेक काम किए। 2007 से 2022 की पृष्ठभूमि उठा लीजिए, बेदाग साबित हुए, किसी तरह का भी कोई आरोप उनके ऊपर नहीं था। ये जैसे, और मैं अब हमारे कार्यकर्ताओं का जिस प्रकार से वहां पर उत्साह है, वहां पर हमारे जिस प्रकार से संगठन के नेता गए हैं, या जिस प्रकार से लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों ने निश्चित रूप से कहा है कि जिस प्रकार की जीत श्रद्धांजलि जिस चंदन रामदास जी को देनी चाहिए, वो श्रद्धांजलि आपको जिस दिन मतदान का दिन होगा, उस दिन कतारों में दिखता हुआ मिलेगा। उसके बाद तमाम न्यूज चैनल उनकी बाइटें लेंगे, वो आपको स्पष्ट उस दिन भी दिखा जाएगा। स्पष्ट तो अभी से ही दिख रहा है, जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जिस प्रकार से वो अभी से ही अपना हार का ठीकरा हमारे ऊपर फोड़ रहे हैं। ठीक है, वो तो आश्वस्त नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग बौखलाए हुए हैं इसलिए ये सब कर रहे हैं। ठीक है, मैं उस पर भी आऊंगी। डॉक्टर सचान, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने जो है बागेश्वर उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतारा है, सर हम उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस के साथ आपका समर्थन दिखेगा, इंडिया गठबंधन की एक झलक हमें उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। अब ये जब आरोप कांग्रेस लगा रही है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं बीजेपी के ऊपर, अभी सरकार ने खुद एक आदेश निकाला है कि अगर कोई मीडिया स्क्रीनिंग उसके न्यूज की होगी जी, अगर स्क्रीनिंग होती है तो इसका तात्पर्य क्या है? ये मीडिया को एक तरीके से रोक ही से, हम तो ये कहेंगे कि मीडिया को वहां जाने नहीं दिया जा रहा है, जो वास्तविकता है मीडिया को दिखाने नहीं दिया जा रहा है। यहां तक आपने बात कही कि इंडिया, एक्चुअली ये उपचुनाव है जी। इस उपचुनाव से न तो उत्तराखंड की सरकार बदलेगी और न कोई दूसरी सरकार आएगी जी। इस वजह से
समाजवादी पार्टी ने निर्णय दिया था कि समाजवादी पार्टी बागेश्वर का उपचुनाव लड़ेगी और हमारे प्रत्याशी भगवती प्रसाद त्रिकोटी जो 2014 में लोकसभा अल्मोड़ा का चुनाव लड़े थे उनको हमने प्रत्याशी बनाया है। और दूसरा जो हमारे मुख्य रूप से मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें यहाँ पर बारी बारी से रही हैं, अब आप देख लीजिए कि जनता चाहती है कि गैरसैंण राजधानी बने। बागेश्वर के पास बिल्कुल गैरसैंण है। अब गैरसैंण वालों को बागेश्वर से गैरसैंण जाना आसान है, बागेश्वर से देहरादून आना 350 किलोमीटर है। तो समाजवादी पार्टी चाहती है कि कौशिक समिति के जो रिकमेंडेशन है उसके आधार पर राजधानी गैरसैंण, ये हमारा वो मुद्दा है। दूसरा, बगल का जिला पिथौरागढ़, वहां पर कई विधानसभाएं अन्य पिछड़े वर्गों में क्षेत्रीय आधार पर शामिल कर दी गई हैं, लेकिन बागेश्वर ने क्या खता की, बागेश्वर को क्यों नहीं ओबीसी में शामिल किया गया। दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या है, अभी बॉबी पवार का नाम आया, बॉबी पवार को वहां गिरफ्तार किया गया 144 तोड़ने के उसमें। भाई रोजगार की ही तो बात कर रहे थे, रोजगार देने की योजना न तो कांग्रेस ने बनाई और न ही भारतीय जनता पार्टी बनाई। समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मत है कि मिनी शेड्यूल वहां बनाया जाएगा। अगर हमारा विधायक वहां पर बनता है तो सबसे पहले तो बागेश्वर को ओबीसी क्षेत्र में लाया जाएगा और प्रदेश और देश की सेवाओं में 27% का आरक्षण वहां के युवाओं को दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ वहां मिनी शेड्यूल बनाया जाएगा। इस पे भी चर्चा पे आएंगे, लेकिन मैं उससे पहले अनिल थपलियाल जी आपका वक्तव्य जानना चाहूंगी। कांग्रेस के जो ये आरोप हैं भारतीय जनता पार्टी पर मशीनरी के दुरुपयोग का, कितना इत्तेफाक आप इससे रखते हैं? देखिए दिव्यदर्शनी जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये बागेश्वर का जो चुनाव है, उपचुनाव, ये बहुत अहम है प्रत्येक बड़े दल को और क्षेत्रीय पार्टियों को। इस दल से संकेत, इस चुनाव से, उपचुनाव से संकेत जाता है कि लोकसभा 2024 में किसकी क्या स्थिति रहेगी। जो ये आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, ये इनका ये पुराना एक बहुत कह सकते हैं प्रोफेशनल टाइप के हैं दोनों दल, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने में महारत हासिल है इनको, और इसीलिए देश या राज्य का आज जो बेड़ा गर्क होने जा रहा है तो कारण ही ये है। क्योंकि आप सबको, आपको भी पता है, मीडिया को भी पता है, अब मीडिया को जो रोक लगाया गया वहाँ पे इनका कहना है कि मीडिया को रोक लगाया गया। दूसरे में जो है बॉबी पवार की गिरफ्तारी वो अहम है वहाँ पे। बॉबी की जो गिरफ्तारी है उससे क्या मकसद है इनका, उनसे क्यों डरे हैं ये बॉबी पवार से? बॉबी पवार क्या इतना बड़ा वो था कि जो वर्तमान सरकार के प्रत्याशी को कुछ हानि पहुंचा देता? लेकिन डर था, कहीं ना कहीं डर था इनको, क्योंकि वो एक उत्तराखंड के बेरोजगार संघ के जो लोग हैं उनकी आवाज है, वो एक बुलंद आवाज था और उसको दबोचने की कोशिश इन्होंने की। क्योंकि वो चुनाव के दौरान जो ये जुमले, झूठे वादे वगैरह जो भी ये वादे करते हैं, जब भी कोई चुनाव होता है तो इनके पास एक डिक्शनरी होती है, उस डिक्शनरी से पढ़ करके ये सब चीज बताते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। लेकिन उस टैरिफ कार्ड को अगर इनके पैरामीटर को जनता के सामने लाया जाए और इस समय के उपचुनाव में अगर कोई प्रत्याशी ये बोलता है कि हमने, क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, किया ही नहीं है, तो बोलेंगे कहां से? सेकंड थिंग जो है, सेम जो इन्होंने एक चीज वहां पे चलाई है, जो इनको लगता है कि शायद सिंपैथी कार्ड से हमारा प्रत्याशी जो है उसका भला हो सकता है या जीत सकता है। सिंपैथी कार्ड में दिवंगत प्रकाश पंत जी हमारे बीच में नहीं है, दिवंगत नेता, उनकी विधानसभा, उनके क्षेत्र में भी ऐसे ही हुआ था और वहां पे सिंपैथी वोट इसलिए पड़ी थी उस समय कि प्रकाश पंत जी का गढ़ था और प्रकाश पंत जी एक वरिष्ठ नेता थे और समाज में बहुत सक्रिय थे और क्षेत्र की प्रत्येक समस्याओं, प्रत्येक गतिविधि से वो समझते थे और सम्मिलित रहते थे। अब आज की स्थिति, जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है, इन्होंने किसी भी दल ने मूलभूत उत्तराखंड की जो मूलभूत सुविधाएं हैं जनता की, स्थानीय जनता की, उस पर कितना कार्य किया है, जनता ये जानना चाहती है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। आशीष नौटियाल जी, अगर आप सुन पा रहे हैं,
जब आप कहते हैं कि हम अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, हमारा गढ़ मजबूत है, हमारा पक्ष मजबूत है और इसी से बीजेपी बौखलाई हुई, तो उन्हें बौखलाने दीजिए सर, आप अपना पक्ष मजबूत करते रहिए। अगर जनता जानती है कि वो चेंज चाहती है तो फिर जनता को साथ लेकर चलिए, नतीजे बता देंगे खुद ब खुद कि किसकी पक्ष मजबूत है किसका नहीं। नौटियाल जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुन रहा हूँ। अगर ऐसा ही होता, आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। तो फिर हम घर में बैठ जाते हैं। क्यों हमने अपने स्टार प्रचारक भेजे हैं? क्यों मीडिया वहां घूम रहा है? क्यों इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है? सब बंद करो। क्यों एक ही आदमी जीत घोषित कर दो उसकी? ऐसा नहीं होता मैडम, प्रचार प्रसार करना पड़ता है। और ये भी देखा जाता है कि किस तरीके से तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। आप देखें चंपावत चुनाव के अंदर 1 बजे इन्होंने लाइट भगा दी, 3 बजे तो लाइट भागी रही, सबसे ज्यादा वोट उसका समय पड़ा। अगर आपको जनता ने पावर दी है, आपको जनता ने अधिकार दिया है, तो दुरुपयोग करने के लिए थोड़ी दिया है। वो इसलिए दिया है कि आप जनता के हित के लिए कोई काम करो। ये जनता के हित के लिए तो कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। अभी मेरे सत्यवीर भाई ने बताया कि जो है श्रद्धांजलि होगी जनता की तरफ से, वहां की चंपावत की जनता की तरफ श्रद्धांजलि होगी। आप सिर्फ श्रद्धांजलि का वोट लेना चाहते हैं? आप सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहते हैं? अच्छा, ये बात समझ में नहीं आई। ये बात समझ में नहीं आई आशीष नौटियाल जी कि अगर भारतीय जनता पार्टी एक दिवंगत नेता के पत्नी को टिकट देती है तो वो सहानुभूति, लेकिन अगर कांग्रेस यही चीज करती तो क्या कहते हैं आप इसको? मैडम करती तो की बात है ना मैडम, ऐसे तो फिर चुनाव ही ना होते, वो बेचारे गुजरे ही ना होते। नहीं, तो फिर तो कई नहीं, आप जस्टिफाई कीजिए ना सर। तो आप नहीं करते यही चीजें, यही आरोप तब आप पे भी लगते हैं कि आप सहानुभूति जता रहे हैं। ऐसे तो बहुत केसेस, हरबंस कपूर की वाइफ हमने देखी है जो चुनाव जीती, देखा ना प्रकाश पंत की वाइफ हमने देखी है जो चुनाव जीती। मैडम भाजपा में सब होता है, भाजपा में ही तो होता है। ऐसा क्या है कि ममता राकेश कौन है? ममता राकेश कौन है कांग्रेस की? हरबंस कपूर जी के लिए क्या सीट रिजर्व हुई? क्या तो इतिहास ही यही है ना। नहीं तो आशीष जी आपकी पार्टी में भी तो ममता राकेश है ना? देखिए मैडम, एक आध तो हर पार्टी में कोई ना कोई मिल ही जाएगा आपको। ये तो पूरी 100% और अगर काम किया है तो फिर श्रद्धांजलि वाले क्यों शब्द यूज कर रहे हैं कि श्रद्धांजलि देने के लिए लोग आएंगे? श्रद्धांजलि देने के लिए लोग यही है श्रद्धांजलि भी कि आपको जिता दें और आप काम करो ना करो। आप छात्रों के साथ उत्पीड़न कर रहे हो, आप छात्रों को मार रहे हो। देहरादून के अंदर देखें, पुतला की छीना झपटी कर दिया आपने, पुतला लेके पुलिस भाग रही है। पुलिस को यही काम दिया आपने कि आप पुतला छीनो और भागो। ये पुतला जलना नहीं चाहिए। लड़कों को रात रात आप बताएं, यहाँ एकता विहार के अंदर क्या क्या बीमारियां हो रही है लोगों को। किस तरह से, परसों मैं एक वीडियो देख रहा था, महिलाएं किस तरह चिल्ला रही थी, बीमार हो गई थी उधर। तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा कहर जो है वो आप ही पे टूट रहा है, क्योंकि अन्य राजनीतिक दल भी हैं जो मैदान में हैं। पूरे राज्य की जनता पे और देश की जनता पे टूट रहा है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के कहर से देश की और राज्य की जनता त्रस्त है। लेकिन करें क्या, इन्होंने डरा रखा है कि अगर हम नहीं रहेंगे तो हिंदू धर्म खतरे में आ जाएगा। वही एक डर है जिसके कारण कुछ लोग इन्हें समर्थन करते हैं, नहीं तो विकास की तो बात ही नहीं है। ये पहली बार देखा जब नियुक्ति पत्र लेके जो है प्रधानमंत्री जी खड़े होते हैं कि मैं नियुक्ति पत्र दूंगा, मुख्यमंत्री खड़े हो जाते हैं मैं नियुक्ति पत्र दूंगा। अरे नियुक्तियां आती हैं, ये तो खुद ही ऑटोमेटिक नियुक्ति पत्र मिलते हैं। इसमें क्या प्रधानमंत्री जी या धामी जी नियुक्ति पत्र देंगे? आप लोगों को प्रूफ देने के लिए ना सर, कि आप लोग बोलते हैं कि कहाँ है रोजगार, तो वो रोजगार के आपको प्रूफ मिल गया कि हमने ऐसा दिया। ये ऐसे रोजगार दिखाएंगे। डॉक्टर सचान तो खुद दिखेगा जी। और झूठे वादे कि हमने तो 51 लाख दे दी, 51,000 दे दी, ये वो बोलने में क्या जाता है, कुछ भी बोल दो। जब जनता पे रोजगार होगा तो खुद दिखेगा जनता के पास रोजगार है। इनके बोलने से नहीं होगा। इतने युवा ऐसे ही नहीं हड़ताल में बैठे हैं उत्तराखंड के, इतने युवा जो आज हड़ताल में बैठे हैं ऐसे ही नहीं बैठे हैं। आप देखिए अभी अंकिता हत्याकांड के जो वकील थे इनके तरफ वाले, उसने भी छोड़ दिया, वो भी इतने प्रेशर में आ गया। तो किस तरह ये लोग काम कर रहे हैं? ये वकील नहीं टिकने दे रहे हैं, ये फैसला नहीं आ रहा है। वीआईपी का नाम जनता पूछ रही है 1 साल से, उसके ऊपर बात नहीं करते हैं। उत्तराखंड के भू कानून के ऊपर बात नहीं करते हैं। उत्तराखंड में रोजगार पे बात नहीं करते हैं। यूसीसी का मुद्दा लेके खड़े हो जाते हैं, हमने यूसीसी कर दिया, हमने 3। अरे यार, जनता मांग क्या रही है, इस बात को क्यों नहीं समझते आप लोग? ठीक है, डॉक्टर सचान, जिस तरीके से आपने कहा कि बागेश्वर उपचुनाव है, यहाँ पर आप लोगों ने डिसाइड किया कि आप अपना प्रत्याशी उतारेंगे, यहाँ इंडिया गठबंधन का कोई रोल नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी तो बाय इलेक्शंस है सर, वहां तो कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया है समाजवादी पार्टी को। वहां से कांग्रेस, क्योंकि माइनॉरिटी में है, आप लोग मुख्य विपक्षी दल हैं, इसलिए कांग्रेस ने वहां अपना समर्थन दे दिया है। यहाँ भी आप लोग यही कर सकते थे। देखिए, हम यहाँ कर सकते थे,
बशर्ते दोनों दलों के बीच में कुछ वार्ता हुई होती। यहाँ के कांग्रेस के पदाधिकारियों ने शायद ये उचित नहीं समझा होगा, मैं समझता हूँ। अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से कुछ वार्ता होती उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, तो यहाँ भी निर्णय लिया जा सकता था, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा डॉक्टर सचान, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, कुछ ही दिन पहले हमने इसी को लेकर डिबेट की थी और उसमें जो कांग्रेस के पूर्व मंत्री रह चुके हैं उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कि आप ये बात पहुंचाएं कि अभी भी समय है, अपना जो प्रत्याशी है वो वापस ले लें। और आप लोगों की तरफ से ये आया था कि अगर कोई बातचीत होगी तो जरूर ऐसा हम कर लेंगे। तो क्या तब से कोई बातचीत नहीं हुई सर? नहीं, कोई भी वार्ता नहीं हुई। और वार्ता होती तो डेफिनेटली, क्योंकि हमारा लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश से और देश से, हालांकि इस चुनाव से प्रदेश से तो नहीं जाएगी, लेकिन देश से जाना निश्चित है 2024 के चुनाव में। दूसरा मैं एक बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में 23 वर्ष कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही, और मैडम आपको मालूम होगा कि देश का जो एवरेज बेरोजगारी दर है वो है 15%, और यहाँ का बेरोजगारी दर जो 20% है। तो ये सरकारें जो रही हैं, तो अल्टीमेटली हमें ये बताना है कि बेरोजगारों को आप कैसे रोजगार दोगे। इनके पास कोई मॉडल नहीं है। जब तक आप मिनी शेड्यूल जनपदों में नहीं खोलेंगे तो वहां रोजगार कैसे मिलेगा, पलायन करेगा। और पलायन इतना हो रहा है कि अल्टीमेटली उधम सिंह नगर, रुद्रपुर, काशीपुर, देहरादून, हरिद्वार की बेशकीमती एग्रीकल्चर लैंड, वहां पर कंक्रीट के जंगल बन गए हैं। और ये सब पलायन की डेमोग्राफी आप इन जनपदों की बदल गई। और ये क्यों बदली है कि पलायन आप रोक नहीं पा रहे हैं। अगर आप पलायन रोकते तो शायद, और जो सबसे बड़ा कारण था कि आपने बीजेपी की सरकार केंद्र में थी जब राज्य बना था, आप जो 2 राज्य आए थे उसमें आपने राजधानी की घोषणा कर दी। आपने उत्तराखंड के साथ सौतेला व्यवहार अपनाया, क्योंकि उसी समय आपको जो कौशिक समिति में रिकमेंडेशन थी कि गैस राजधानी बनाई जाए, गैस की राजधानी बनाई जानी चाहिए थी, तो ये कम से कम पलायन ना होता। ठीक है सत्यवीर जी, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा, लेकिन ये जो बात कही जा रही है कि आप चौथे स्तंभ को जो है कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हर बात में आपको परमिशन की जरूरत है। कांग्रेस कहती है कि हमारे फ्लैग बेरर्स जो हैं उनको झंडा नहीं लगाने दिया जाता है, ये कहकर कि आप पर कार्रवाई हो जाएगी। तो एक कैसी मानसिकता बन गई है कि कांग्रेस तक ये कह रही है? अब कार्यकर्ता कांग्रेस में बचा ही नहीं है तो झंडा लगाएगा कौन? कार्यकर्ता ही तो झंडा लगाता है और आरोप बीजेपी के ऊपर लगा रहे हैं। जब कार्यकर्ताओं को इन्होंने उनका दर्द को नहीं समझा, जब 2022 चुनाव के रिजल्ट आते हैं उसके बाद जिस प्रकार से इनके तमाम नेताओं के बयान आए, हरीश रावत से लेके नीचे तक के आप इनके कार्यकर्ताओं को देख लीजिए, वो बयानों पे हमने चर्चाएं भी करी कि किस प्रकार से जब 2022 का चुनाव का रिजल्ट आता है, जो कार्यकर्ता दिन रात हर समय काम कर रहा था, चाहे वो कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की कमी हो गई, मगर उन कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से आड़े हाथे लिया। तो आज झंडा उन्होंने भी अपना रूप उनको साक्षात रूप में दिखा दिया कि जिन कार्यकर्ताओं के बल पे हमने इनको मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचाया, वो हमारे ऊपर आरोप लग रहे थे, तो वो झंडा क्यों लगाएंगे आज? वो दिखा रहे हैं उनकी हैसियत वास्तविकता। वो ये कह रहे हैं कि आप लोग लगाने नहीं दे रहे, वो लगाना चाहते हैं लेकिन आप घरों तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं उन्हें। अरे कार्यकर्ता होगा तभी तो जाएगा, जब कार्यकर्ता नहीं है। और चंपावत चुनाव की बात बार बार आशीष जी कर रहे हैं, तो भाई जो इनकी प्रत्याशी थी निर्मला गहतोड़ी, उसी ने खुद कहा कि जितने भी ये नेतागण यहाँ पर आए केवल एक टूरिस्ट की तरह बन के आए, ये नहीं पूछा कि कहाँ सभा करनी है, किन कार्यकर्ताओं से मिलना है। तो जब इस प्रकार का सामंजस्य नहीं होगा, तो प्रत्याशी के साथ ही नहीं होगा, तो झंडा लगाने वाला कौन होगा? और समाजवादी पार्टी के व्यक्ति ने कहा, अच्छा दूसरा गठबंधन की इनकी, आप ये देखिए किस प्रकार का अवसरवादी गठबंधन है इनका। जब एक उपचुनाव में ये इकट्ठे नहीं बैठ पा रहे हैं तो 2024 के सपने कहां से पाल रहे हैं? आप देखना कि उस समय जब 2024 का चुनाव आएगा, किस प्रकार से इनमें आपस में सिर फुटबल होगी, किस प्रकार से बयानबाजी होगी। और खासकर मैं सुरजेवाला जी का वो बयान कहना चाहता हूं, और फिट बैठता है अभी के चुनाव में, चाहे अन्य राज्य के चुनाव में हो, जिस प्रकार से उन्होंने कहा इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता है कि भाई जो वोटर होता है वो तो राक्षस होता है। वो दिख रहा है कि आज जिस प्रकार
प्रकार से उन्होंने अब कह रहे आशीष जी हमें झंडे में लगान दे रहे, वास्तविकता तो सुरजेवाला का बयान भी दिख रहा है कि अब वो दिखा रहे हैं उनको कि लोकतंत्र में जब चुनाव होते हैं तो किस प्रकार के आचरण व्यवहार दिखाए जाते हैं। और अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि उत्तराखंड के प्रति बड़ा प्रेम दिखा रहे हैं। उस समय तो जिस प्रकार से इस राज्य का गठन के लिए किस प्रकार से हमारी महिलाओं पे, युवाओं पे, बुजुर्गों पे उस समय गोलियां चलाई, लाठी चार्ज हुए, उस समय तो इनको ये दिखा नहीं। और वास्तविकता ये है कि गठन के बाद जिस प्रकार से इनका एक भी विधायक है वो, मैं आपकी मान्यवर मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपसे अपेक्षा की जाती है, आप काफी सीनियर हो, आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप सुन लीजिए हाँ। और वो कौशिक समिति की लगातार बात कर रहे हैं। कौशिक समिति में ये कहीं नहीं लिखा था कि गोलियां चलानी है, लाठी चार्ज करना है। और बात गैरसैंण की बात रही। गैरसैंण को जिस प्रकार से हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है वो हमारी सरकार ने किया। बात हो रही थी ओबीसी की, ओबीसी वर्ग की। उस वर्ग को अगर उसके दर्द को भी समझा तो हमारी पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने समझा, उसको संवैधानिक दर्जा देने का काम भी किया तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और यही नहीं, जो जिनकी कहीं भी पूरे भारत के अंदर पूछ नहीं थी, आर्थिक रूप से जो पिछड़ा हुआ समाज था उसको भी जिस प्रकार से 10% आरक्षण दिया, ये सब महत्वपूर्ण काम हुए। और एक और अभी बात हुई कि भाई ये सिंपैथी फैक्टर होगा, तो आप एक नाम आपने ममता राकेश का गिनाया। उसके बाद जिस प्रकार से इंदिरा हृदय के पुत्र सुमित हृदय है। यही नहीं, भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर किसी सरकार को इतना बड़ा मैंडेट संपत्ति के आधार पर मिला, वो तो सभी को पता है। 1984 के बाद जिस प्रकार से इंदिरा गांधी की हत्या होती है, उससे बड़ा तो मैंडेट और उससे बड़ी संपत्ति तो किसी ने नहीं देखी है। की बात अगर करें सत्यवीर जी, तो भारतीय जनता पार्टी ही क्यों, ऐसा क्यों आरोप बीजेपी पे लगता है आप लोगों पे कि आप लोग चुनाव अपने क्योंकि नीतियों से नहीं सहानुभूति से चुनाव लड़ा जा रहा है, ये कांग्रेस का आप लोगों पर आरोप है। लेकिन उसी के साथ ही वो कह रहे हैं कि आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे मीडिया हो चाहे मशीनरी हो। तो ये आरोप तो हमने कांग्रेस पर कभी लगते हुए नहीं देखे, एटलीस्ट मशीनरी के दुरुपयोग के तो नहीं लगे। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, 2014 के चुनाव हुए। 2014 के चुनाव के बाद किसी ने नहीं सोचा था, जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए बयान आते थे कि इस प्रकार का मैंडेट आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मिलेगा। उसके बाद चुनाव आयोग पे तमाम वो आरोप लगे। चुनाव आयोग और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट गए, चुनाव आयोग ने सबको बुलाया, जितनी पार्टियां थी, चाहे वो रीजनल पार्टियां थी चाहे वो राष्ट्रीय पार्टियां थी, आइए इस मशीन को हैक करके दिखाइए। एक भी पार्टी का सदस्य वहां पर नहीं गया। वास्तविकता मैं आपको बता रहा हूं, आज जनता के सामने है कि जिस प्रकार से काम होते हैं वो धरातल पर जब दिखते हैं तो जनता उनके साथ जाती है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, कहा कि इन्होंने तीनों पार्टियां कह रही जुमले, तो जब हमने अपना घोषणा पत्र इस बार निकाला था, हमने कहा था अंत्योदय परिवार को 3 सिलेंडर साल में देंगे। 1,20,000 से ऊपर हमने ऊपर सिलेंडर दे चुके। अब जब गैस की बात आती है तो आज का ही जो निर्णय है, ओणम का आज त्योहार है और रक्षाबंधन का भी, महिलाओं का जो बहनों का जो त्योहार आ रहा है, उससे पहले जिस प्रकार से 33 करोड़ परिवार वासियों को जिस प्रकार से 200 रुपए का आज ही जिस प्रकार से डिडक्शन हुआ, कम किया गया, केंद्र सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कैबिनेट में फैसला लिया गया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी बहनों को शुभकामनाएं देता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को साधुवाद। और यही नहीं, मात्र 14.5 करोड़ उस समय जब 2014 में हमारी सरकार आती है, उसमें मात्र 14.5 करोड़ कनेक्शन थे। आज की डेट में 33 करोड़ कनेक्शन है। आप देखिए कि एक पूरे कालखंड में इतने कनेक्शन थे, आज इतने कनेक्शन है। 9 लाख से अधिक उज्ज्वला कनेक्शन है और 75 लाख की कैबिनेट में कल डिसीजन लिया गया कि 75 लाख और उज्ज्वला कनेक्शन दिए जाएंगे। होते हुए भी कई जगह नहीं मिल पाते। सर, पहाड़ों का हाल आप देखिए, कई जगह पर महीनों सिलेंडर नहीं पहुंच पाते। आप कैसी बात कर रहे हैं सर? पहाड़ों की परिस्थिति आप समझिए, प्लेन से बहुत फर्क है। आप तो पहाड़ों की आज बात कर रहे हो, प्लेन में भी एक स्थिति थी कि महीनों लाइनों में लगना पड़ता था, स्कूलों की छुट्टी लेनी पड़ती थी, ऑफिसों की छुट्टी लेनी पड़ती थी। आज बुक करिए, आज ही आपके घर पे आ जाएगा। ये हमने जो बीच की जो ब्लैक मार्केटिंग थी वो पूरी की पूरी खत्म करिए और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कर लेते, क्योंकि उत्तराखंड का चुनाव है। जिस प्रकार से एक मिनट थोड़ा सा कंप्लीट कर लेता हूं। सफाई कर्मचारी जो हमारे
एक ही काम करते थे, तीनों एक ही काम करते थे तीनों, और उनको उनका जो मानदेय था, अलग अलग मानदेय था, उस मानदेय को एक प्लेटफॉर्म पे लाया गया। और जब रोजगार की मैं बात कर लेता हूं, कल ही जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो 43 कनिष्ठ सहायक है उनको जिस प्रकार से उनकी नियुक्ति हुई है, उससे पहले पटवारियों के 388 पटवारी, 172 जिस प्रकार से लेखपाल, 1431 उन्होंने एग्जाम दिए ना सर, उन्होंने एग्जाम दिए ना, वो बांटे गए नहीं है ना, रोजगार की वो एग्जामिनेशन पास करके आप लोगों ने बुला के नौकरी नहीं दी उन्हें, उन्होंने एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है उसके लिए। एक बात हाँ बताइए, हम कोई भी सरकार है वो प्रेस नोट निकालेगी, उस प्रेस नोट के आधार पर रोजगार सृजन होंगे, तो रोजगार सृजन वही तो बता रहा हूं मैं आपको। और यही नहीं, 1500 से अधिक पुलिस की भर्ती निकली, अनिल थपलियाल जी कर्मचारी है, और 35,000 करोड़ से अधिक हमने निवेश किया है, पैसा दिया है प्राइवेट सेक्टर को, 90,000 क्रिएशन ऑफ जॉब्स इन प्राइवेट सेक्टर। कितना पैसा दिया है सर आप लोगों ने? 35,000 करोड़ दिया हमने प्राइवेट सेक्टर को बताया 2 वर्षों में, और 90,000 में आपको बता रहा हूं, 90,000 जिस प्रकार से जॉब क्रिएशन हुआ, और जिस प्रकार से माननीय मुख्य निर्यात के क्षेत्र में अगर हम जॉब ना देते, निर्यात के क्षेत्र में हम कैसे नंबर 1 आ जाते हिमालय राज्य में, कैसे हम पूरे भारत में 9वें नंबर पे आ जाते। जीएसटी कलेक्शन में हम नेशनल एवरेज से आगे निकले, नेशनल एवरेज बेरोजगारी यहाँ पर खत्म है। हाँ, बेरोजगारी की बात करें, अभी कांग्रेस समाजवादी पार्टी एक बार जवाब ले लेते ना, अभी आप लोग बेरोजगारी में खत्म कर देता हूं, बेरोजगारी की समाजवादी पार्टी ने बात करी, उन्होंने वो आंकड़ा दिया है यूपी का जो अखिलेश की सरकार के समय 20% था, और उत्तराखंड में जो बेरोजगारी का आंकड़ा आया है, हम केवल 2% हमारे यहाँ बेरोजगारी है, और लगातार जिस प्रकार से हम आगे बढ़ते परिस्थितियों से एक मिनट सत्यवीर जी, अनिल थपलियाल जी, आज जब आपने सुना सत्यवीर जी ने इतना बखान कर दिया, तो फिर आप लोग क्यों आवाज उठाते हैं सर? क्यों इतनी कमियां गिनाते जब वो इतनी पॉजिटिव्स गिना चुके हैं? यानी कि उनके अकॉर्डिंग तो कुछ कमी है ही नहीं, जब हर जगह प्लस ही प्लस में चल रहा है उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो। नहीं, ये जो अपना टैरिफ कार्ड बता रहे हैं 7 साल का, उसमें मैं राज्य की बात करूं, 23 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। अभी हमारे दिग्गज नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण जी ने कहा है, बहुत सही कहा उन्होंने। आपने किस जितने भी इनके अपील पत्र में 2000 यानी 7 साल पहले जो इनका चुनाव हुआ था, जब दोबारा जनता ने इनको, उत्तराखंड की जनता ने इनके हाथ में राज्य की बागडोर दी थी, तो इन्होंने अपने अपील पत्र में लिखा था कि हम, भू कानून का तो कोई नाम ही नहीं था वो, क्योंकि यूकेडी का एक मूल मंत्र था, और जब से यूकेडी जन्म लिया यूकेडी ने, तब से ये भू कानून हमारा रहा कि हम लड़ेंगे, और हमारे साथ कई संगठनों ने, कई दलों ने भी सपोर्ट दिया है इसमें। प्लान पे इतना कितना % काम हुआ है? आपदा इनके सामने बड़ी चुनौती रही है, उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। बेरोजगारी अभी करें 2% है, शायद मेरे ख्याल से आंकड़ा इनको मालूम नहीं है। बेरोजगार अनएम्प्लॉयड ऑफिस जाकर के पता करें कि जो रजिस्टर्ड हैं वो कितने हैं, कितने एक संख्या है अभी। इन्होंने कम से कम 7 साल में 15-20 करोड़ रुपए से ज्यादा वसूल कर रहे बेरोजगारियों से। फॉर्म भरा करके, पेपर लीक कर करके फॉर्म भरवाए, फीस इकट्ठी की, जमा की, और उनकी तिथि दी एग्जाम की। लेकिन थपलियाल जी, आप कह रहे हैं यूकेडी जब से पैदा हुई है, जब से बनी है, तब से भू कानून आप लोगों का मुद्दा था, ये प्रदेश आप लोगों की वजह से बना है, तो ऐसा क्यों है कि आपको कभी मौका नहीं मिला इस प्रदेश की सत्ता संभालने का? आप लोग जनता के मुद्दे उठाते रहे। सरकार 2 बार हम भी सरकार में रहे हैं, लेकिन पूर्णतया मेजोरिटी में आप लोग नहीं। कुछ चीजें होती, कुछ संसाधन होते हैं जिनके कारण कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो दल में भी होता है कि अपेक्षाएं, अगर दल से बढ़कर अपनी अपेक्षा हो तो फिर दल अग्रसर करने में समय लगता है। वो कई चीजें रही होंगी कि जो उनको पूर्ण, लेकिन आज भी लोगों को पूर्ण मत। अभी बागेश्वर चुनाव को लेके मैं कहूं कि एक खिलाड़ी तो होता है जो मैदान में बहुत शोर शराबे के साथ जाता है, और एक खिलाड़ी होता है जो बहुत शांत तरीके से काम करता है, लेकिन प्रदर्शन जब करता है वो तो उसको जनता देखती है। अभी इन्होंने कहा कि हमने, मैं जो बात कर रहा था, इन्होंने कहा कि हमने पलायन को इतना रोका, बेरोजगारी को इतना रोका, स्वास्थ्य को इतना रोका, शिक्षा में इनके हाल क्या है हम ही जानते हैं, ट्रांसफर में कितनी इनकी इनकम है, महिला शिक्षा, महिला की जो महिला सशक्तिकरण की ये बात करें तो अभी 2, मेरे ख्याल से जब से मैंने वो संभाला होगा, छात्र संघ में भी रहा मैं, तब से अभी तक मैंने ये देखा है कि 23 वर्ष में पहली बार जो है लव जिहाद का मामला उत्तराखंड में आया है। पहले ये नहीं था, चाहे कोई भी सरकार रही हो, लेकिन इस प्रकार के अवैधानिक कार्य नहीं होते थे, और कोई हमारी संस्कृति से छेड़छाड़ नहीं करते थे, लेकिन ये अब हुआ है। अब महंगाई की बात रही,
तो आज इनके प्रवक्ता एक डिबेट में मुझसे कह रहे थे कि अब 40 रुपए किलो टमाटर हो गए। अरे तुम आज की मत देखो ना, 2 दिन पहले देखो जो तुमने 300 रुपए किलो टमाटर बिचवाया यहाँ पे। सिलेंडर ये कह रहे हैं कि हमने गांव-गांव सिलेंडर पहुंचे, 1170 रुपए में पहुंचाएगा सिलेंडर। क्या 1170 रुपए का सिलेंडर जा रहा है गांव-गांव में। और उसकी जो सराई है, ढुलान है, वहां से गांव से नीचे आने तक के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग से कितने गांव जोड़े इन्होंने अभी। इनको अभी इनके नेताओं को ये पता नहीं हो कितने खंड हैं, कितने उपखंड हैं, कितनी तहसील हैं, कितनी उप तहसील हैं, और कितनी ग्राम सभाएं हैं, कितने ग्राम पंचायतें हैं, ये पता ढंग से नहीं होगा उत्तराखंड का। और मूलभूत सुविधाओं पे ये काम कर रहे हैं। तो दिव्य दर्शनी जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि यूकेडी पे विश्वास करेगी जनता। हमने उनके पक्ष में आंदोलन, विपक्ष जो सत्ताधारी पक्ष रहा उसके आंदोलन किया है, और हम अपने बुलंद आवाज को विधान भवन तक जरूर पहुंचाएंगे। और हमें उम्मीद है कि बागेश्वर से हमें पूरा संकेत मिलेगा। और यहाँ जो ये लोग बोल रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा अफसोस होता मुझे। ये कहते हैं कि हम जीतेंगे, हमने ये टैरिफ कार्ड में गिना, हम जीतेंगे वहां पे। तो जीत और हार का निर्णायक जनता होती है, स्थानीय जनता होती है। अगर उनकी मूलभूत सुविधाओं पे कोई काम हुआ होगा तो निश्चित तौर पे वहां की जनता इनको देगी। लेकिन जिस तरह के हथगंडे और मीडिया को रोकना और अनावश्यक बातें करना और दल के विपक्ष में किसी दल के, चाहे दल छोटा हो बड़ा हो, तो वो दल के रूप में वहां पे गया है, क्षेत्रीय दल के रूप में गया है, और जनता की आवाज बन के गया है, और जनता के क्षेत्र के विकास के लिए चुनाव लड़ रहा है, व्यक्तिगत रूप से नहीं लड़ रहा है वहां पे। ठीक है नौटियाल जी, आप लोग कहते हैं धनबल का प्रयोग किया जा रहा है। धनबल का प्रयोग तो हर कोई चुनाव के दौरान पे हमने देखा है करता है, कांग्रेस भी करती है, बाकी अन्य दल भी करते हैं। लेकिन जिस तरीके से आप लोग आरोप लगा रहे हैं, आप लोगों को विश्वास नहीं है कि जनता इस बार भी आपका पक्ष दे देगी अगर ऐसे ही चलता रहा तो? आपको तो विश्वास होना चाहिए कि अगर आप जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, चाहे कोई भी कितना भी साम दाम दंड भेद हो जाए, लेकिन जनता डिगेगी नहीं, और वो अगर बदलाव चाहती तो बदलाव होगा। मैडम देखें, हमें तो आपके हिसाब से ऐसा करना चाहिए था, नॉमिनेशन करना चाहिए था और घर बैठ जाना था, बस बाकी होता रहता सब कुछ। ऐसा नहीं होता मैडम, चुनाव अगर होते हैं तो चुनाव में प्रचार प्रसार भी होता है, नहीं हर तो तरीके उसमें हम मनाही नहीं कर रहे सर। हमने कहा कि आप प्रचार प्रसार मत कीजिए। हम ये कह रहे हैं कि जो आप आरोप लगा रहे हैं, ये आरोपों के बदले अगर आप लोगों को इतना यकीन है जनता आपके पक्ष में, तो फिर आप अपना प्रचार कंटिन्यू करते रहिए। फिर ये आरोप लगाना कि धनबल का दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि ये तो एक तरीके से आप लोग बल देते हैं बीजेपी को ऐसे कहके। ना मैडम आप एक बताएं, अगर एक लड़का वहां जाता है, मंदिर में दर्शन करता है और उसे झूठे आरोप लगा के उसको जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है, तो ये क्या प्रयोग नहीं है सत्ता का? ये सत्ता पक्ष ने कुछ, आप बताएं उस लड़की की गलती क्या थी? वो बोल रहा है कि मेरे ऊपर जबरदस्ती के आरोप लगाए जा रहे हैं। वो कह रहा है रिकॉर्डिंग दिखाओ, मैंने क्या आप देखिए उसकी बाइट सुने, आपको खुद पता लग जाएगा कि किस तरह से काम कर रहे हैं लोग। तो क्या आप लोगों ने वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है? विपक्ष होने के नाते क्या आप लोगों ने ये मुद्दा उठाया है? देखिए मैडम, एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे कुछ हो, हम बोलते रहते हैं, लेकिन कोई सुने तो अच्छी बात है, नहीं सुनेगी तो जनता तो सुनाएगी। दूसरा, अभी सत्यवीर भाई ने बताया कि गैस सिलेंडर में पहले लाइन लगती थी, हमने 1100 का कर दिया तो लाइन नहीं लग रही है। तो मैं तो उनसे एक निवेदन करूंगा, आप 3000 रुपए का कर दे, और उसके बाद क्या है कि जब घर में सिलेंडर आए तो एक माला भी पहना दे, जिसको सिलेंडर जो लेगा उसको माला भी पहनाए, और उसको आधा घंटे 15 मिनट उनके मन की बात भी सुना दे प्रधानमंत्री जी के, तो और अच्छा हो जाएगा, और खुशी होगी 3000 रुपए लोगों को भराने में, और सरलता से आएगा। उसे गाड़ी में भिजवाए, पर्सनल गाड़ियों में भिजवाए, इस तरह से काम करें। आपने प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी जो है प्रकट होते हैं एक बार और कहते हैं कि हम सीधा लाभ देंगे, आप लोग गरीबों के हितों के लिए सब्सिडी छोड़ दें। सबसे सब्सिडी छुड़वाई गई, डायरेक्ट खाते में सब्सिडी आएगी। आज कितने रुपए सब्सिडी आती है मैडम बताएं, आपको भी अगर नॉलेज होगा तो 5, 7, 3 रुपए सब्सिडी लोगों के खातों में आ रही है। क्या इसका औचित्य मैडम बताएं? झूठ की कितनी राजनीति करोगे आप? खुद बताएं, एक समय था जब सब्सिडी छोड़ दो सीधा खाते में डायरेक्ट लाभ देंगे, आज की सब्सिडी आ रही है। नौटियाल जी, एक समय वो भी था जब आप लोगों ने 300 रुपए का सिलेंडर किया था, भारतीय जनता पार्टी ने आप लोगों की नाक में दम कर दिया था। यही वजह थी कि आप लोग को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। ये नौबत आप लोगों के साथ क्यों नहीं आ पा रही है सर? बार बार हम हर डिबेट में यही बात कहते हैं कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की तरह क्यों नहीं काम कर पा रही विपक्ष में।
देखिए मैडम, एक उस समय एक कांड और भी हुआ था जो महिला सुरक्षा के ऊपर जिसका आरोप लगा था, जो दिल्ली के अंदर जो महिला के साथ जो हुआ था, क्या नाम है वो, बड़ा फेमस होता वो, तो वैसे ही सेम इस पर अंकिता हत्याकांड भी, इनके ऊपर ये आरोप भी है अंकिता हत्याकांड का। इनके ऊपर और भी कई आरोप हैं। ब्रिजभूषण ने जो इनके साथ किया, जो ब्रिजभूषण वाला कांड है, इतने समय तक देखें बैठे रहे। आप लोगों के आंदोलनों को कुचलना चाहते हैं, लोगों की आवाज को दबाना चाहते हैं। तो जनता मैडम देखिए, जनता बहुत समझदार है, ऐसा नहीं है जनता समझदार नहीं, जनता बहुत समझदार है। आज नहीं तो कल समझेगी, और निश्चित ही समझना होगा। अगर देश को बचाना है तो जनता को समझना होगा, क्योंकि देश हमारा गलत हाथों में है। आप देखिए किस चीज में ये लोग सही निकले, हर वादे इनके झूठे निकले। इन्होंने जो वादे किए उसमें झूठ बोला, हर जगह झूठ, सिर्फ झूठ की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। पलायन मैडम क्यों ना हो, आप बताएं, गाँवों में जाके बाघ और बंदर गाँव में छोड़ दिए। आज भी एक आ रखा था, अखबार में पढ़ रहा था, 3 साल के बच्चे को बाघ ने निवाला बनाया। कौन चाहेगा मैडम कि उसके बच्चे को बाघ खा जाए। आपने जंगलों से उठा के, इधर उधर से उठा के गाँवों में छोड़ दिए कि कोई रह ना पाए। उसके बाद वहां से जब पलायन हो जाए तो उसके बाद उन गाँवों को आप बेचते, गाँवों को खाली कराने की आपकी अपनी रणनीतियां हैं। ये तो ऐसा नहीं है कि आज की डेट में कि कोई गाँव में नहीं रहना चाहता। आप देखिए गाँव में सड़क किनारे जो लोग छोटा मोटा व्यापार करते हैं, उनके व्यापार को तोड़ रहे हैं। क्यों रहेगा कोई गाँव में? किस तरह से बेचारा अपनी चाय पानी की दुकान, छोटा मोटा कारोबार कर रहा है, आप उसकी दुकान को तोड़ने चले जाते हैं कि हाँ आपको बड़े बड़े इंडस्ट्रियल लोगों को काम देना है, तो आप इस तरह के काम कर रहे हैं। तो गाँव में बताए मैडम, ऐसा क्या है जो गाँव में रहेगा? ठीक है सत्यवीर जी, एक आरोप कांग्रेस द्वारा ये भी लगाया गया है कि आप लोग कांग्रेस के युवा नेताओं पर कार्रवाई कर देते हैं, बिना किसी वजह वो लोग प्रचार प्रसार करते हैं, उन पर कार्रवाई हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी के कितने नेताओं पर अभी तक कार्रवाई कर दी गई है इस टाइम ड्यूरेशन में? मैं आपको बताना चाहता हूँ दिव्य दर्शनी, बार बार विषय आ रहा है कि हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। वास्तविकता तो यह है कि किस प्रकार से इनकी चुनावी हार हो रही है। कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से परेशान किया जाता है, किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है, किस प्रकार से उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, वो आप केरल में जाके देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के कितने कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया, मारा गया। बंगाल जैसी परिस्थितियों में जहां पर आप आए दिन देखते हो कि किसी दिन ऐसा अखबार की हेडलाइन नहीं होती जब ये देखने को नहीं मिलता, ये सुनने को नहीं मिलता कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मारा पाया गया या कहीं पर उसको पेड़ पे लटकाया पाया गया। उन इतनी भयंकर परिस्थितियों में भी हमारा कार्यकर्ता जिस प्रकार से लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़ा हुआ है, मैं इस आपके चैनल फिर बताना चाहता हूं, हम लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और उनके नेताओं में और संगठन में हम श्वास में बसता है। और जबकि कांग्रेस के लिए अगर लोकतंत्र बसता है तो वो 10 जनपद पर बसता है। ये तभी इनके मुख से इस प्रकार के शब्द निकलते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि इनको ढूंढने से आज कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का ध्यान रखना चाहिए था उन कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं रखा। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व का सर्वाधिक सबसे बड़ा दल है, तो इसलिए है क्योंकि हमने हमारे कार्यकर्ताओं की किस प्रकार से उनके बीच में संपर्क और संवाद होना चाहिए, चाहे शीर्ष नेतृत्व के से लेके चाहे निम्न नेतृत्व का हो। लेकिन आप उसको क्या कहेंगे, आप उसको क्या कहेंगे जो बॉबी पवार पर केस हुआ, वो फिर डिस्कशन का पार्ट इसलिए बन जाता है कि आप ऐसे ही केस कैसे संगीन धाराओं में लगाते हैं। हमने जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हरिद्वार में हुए थे तब भी ये बात सुनी थी कि 307 की धाराएं तक लगाई गई लोगों पर कुछ ना करने के लिए भी। तो ऐसे ही किसी पे 307 की धारा थोड़ी नहीं लगा देंगे आप? दिव्या दर्शनी जी, किसी पे नहीं लगती। कानून सम्मत, नियम सम्मत सारे काम होते हैं और सारे के सारे काम हो रहे हैं। कितने बीजेपी नेताओं पर हुई है ये कार्रवाई, आप ये बता दीजिए। मैं आपको जो बताऊं, जो हमारा कार्यकर्ता इस प्रकार, हाँ कांग्रेस के कालखंड में जिस प्रकार से हमारे नेताओं पर आप धाराएं तो छोड़िए, लाठियां तक इतनी बरसाई गई कि उनकी जिस प्रकार से हॉस्पिटलों तक उनको भर्ती करना पड़ा। मैंने स्पष्ट कहा है, हम लोकतंत्र को किस प्रकार से जीवित रखा जाए, किस प्रकार से उसके मजबूती के लिए काम किया जाए, आपातकाल में भी और इस समय भी लगातार काम कर रहे हैं। यूकेडी के प्रवक्ता ने कहा महिलाओं के लिए क्या किया। मैं उत्तराखंड से ही शुरुआत करना चाहता हूँ महिलाओं के लिए। आशीष जी अपने समय पे बोलेगा तो अच्छा, अपने समय पे बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। पढ़ा लिखा के
इस लायक बनाया कि आज आप हमें ही गलिया रहे हैं। आशीष जी, अगर आप अपने समय पे बोलेंगे, आशीष जी, आशीष, हाँ, मेरे को पढ़ाने के लिए जवाहरलाल नेहरू 4G, हाँ आशीष जी, मेरे को पढ़ाने के लिए 4G की टीम आई थी। पहले जवाहरलाल नेहरू आए, फिर इंदिरा गांधी आई, फिर राजीव गांधी आए, फिर राहुल गांधी आए। वो 4G वाली टीम आई थी मेरे को पढ़ाने। मैं मानता हूँ कि 4G वाली भारतीय जनता पार्टी नेहरू पे क्यों आ जाती है? दिव्या दर्शनी जी अगर शांत हो जाएंगे। अब उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस ने पढ़ाया, तो कांग्रेस का मतलब तो 4G है। 4G का मतलब या तो आज अगर आप जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी या राजीव गांधी या राहुल गांधी हैं, तो आज मोदी जी का नाम भी तो लिया जा सकता है, जो उस वक्त कद नेहरू का था। आज वही रोल जो है मोदी जी का है। आशीष जी सुन लीजिए, आशीष जी आप थोड़ा सा बढ़िया बना के रखिए। बंगाल की बात हो रही है। आशीष जी थोड़ा सा, आशीष जी थोड़ा सा विरोधी थे, आज आप उसी चीज अपनी वाहवाही लूट रहे हैं। जीएसटी तो कांग्रेस के काल में आने वाली थी, आपने जीएसटी का उनकी तकलीफ भी सुन लीजिए, उन सत्यवीर जी उनकी तकलीफ सुन लीजिए। उन्होंने आप पे लाठियां बरसाई, तो अब आप रिवेंज ले रहे हैं ना, इसलिए दर्द हो रहा है। आशीष जी सुन लीजिए, अगर ठीक है आशीष जी एक मिनट, सत्यवीर जी को भी सुन लीजिए। ठीक है, सत्यवीर जी को भी सुन लीजिए। कंप्यूटर युग की बात, आज कंप्यूटर आप जीत रहे हैं, कंप्यूटर बनाया तो हमने है। ठीक है नौटियाल जी, ठीक है पहले साइंटिस्ट आप वो सुन थे लीजिए, आप जवाहरलाल नेहरू जी। आप सुन लीजिए। फिर नेहरू जी पे आ गए। सत्यवीर जी, आप नेहरू जी से बाहर निकलिए। आपको बार एक चीज आती है, आप बहुत ऑब्सेस्ड हैं, बार एक चीज आती है। भारतीय जनता पार्टी, एक मिनट आशीष जी शांत हो, भारतीय जनता पार्टी नेहरू से ऑब्सेस्ड है। हर किसी चीज का, चाहे क्रेडिट हो या डिफेम करना हो, नेहरू का नाम आप लोग बिना लिए नहीं कोई भी डिबेट कर सकते, ना कोई चर्चा का विषय बन सकता है। अपनी बात कीजिए प्लीज। मुझे बड़ी अतिशोक्ति होती है जब आपने इस पर, मुझे लगता है आपने या तो आशीष जी को नहीं सुना। जब आशीष जी ने बोला कि नेहरू जी ने पढ़ाया, तो मैंने बताया ना उनको। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस स्कूल से मैं पढ़ा हूं, ना तो उसकी नींव नेहरू जी ने रखी, ना इंदिरा गांधी जी ने रखी, ना क्या आपके राजीव गांधी जी ने रखी, ना राहुल गांधी ने रखी। वो ट्रस्ट का स्कूल है और आज भी ट्रस्ट का स्कूल है। केवल 2 स्कूल उस समय हुआ करते थे, एक आशाराम वैदिक इंटर कॉलेज और एक बुद्धमाली इंटर कॉलेज। वापस आते हैं शॉर्ट में। एक मिनट नौटियाल जी प्लीज, शॉर्ट में ही बात रखिए, मैं पानी पी जाऊं। हमको पहुंचाया। और मैं दूसरा, महिलाओं की यूकेडी के प्रवक्ता ने बात करी, तो मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ही बात करने देना चाहता हूं। जब आदरणीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, जिस प्रकार से उत्तराखंड में स्वामित्व का अधिकार पहली बार और रजिस्ट्री में जिस प्रकार से स्टाम्प ड्यूटी में छूट देने का काम किया, तो हमारी सरकार ने काम किया। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को इतने लंबे कालखंड के बाद कहना पड़ता है लाल किले की प्राचीर से कि हर प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में जहां भी ये शौचालयों का निर्माण होना चाहिए, वो भी हमारे कालखंड में हुआ। और यही नहीं, कांग्रेस के कालखंड में, ठीक है, आप लोग वो एंगल भी देखिए, ये भी तो आप ही के कार्यकाल में हुआ था। 2018 में आपने रखी थी। सर प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे, जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर पर बोल रहे थे, उस समय जब बोलने का वक्त था, उस समय नियम के अनुसार रूल बुक ऑफ पार्लियामेंट एक मिनट शांत हो जाइए। जब आप लोगों को प्लस पॉइंट्स दिखते हैं, उसका माइनस भी देखना सीखिए। सत्यवीर जी, अगर आप लोग बोलते हैं आप लोगों ने शौचालय बना दिए, तो कितने शौचालय बने पहाड़ों में, जाके आप लोग खुद देख लीजिए। या वहाँ के महिलाओं की बाइट में आपको जैसे आप लोग बोलते हैं ना, प्रूफ पानी दे दिया, शौचालय बना दिया, विकास हो गया। शौचालय में सुविधा नहीं चाहिए, डिबेट करिए इस पे। मूलभूत सुविधाएं, उनसे क्या काम हुआ है? गली का डेटा उत्तराखंड की की आवाज आराम से बागेश्वर की जनता को कहना चाहूंगा कि आप सच्चाई को देखें, पार्टी ने अपना सच्चाई को देखें, अच्छा लगता है, आप लोगों को अच्छा अपने लगता मत है का कि प्रयोग करें। आप अपना रिपोर्ट कार्ड देना अच्छा मानते हैं, लेकिन लोकतंत्र में अगर हमने कहा है कि हम ठीक है, लेकिन उन महिलाओं की भी सुन बात कर रही है। एक समय मैं फाइनल कमेंट की ओर जाऊंगी। में लड़कियां छेड़ने जाते हैं, आज मंदिर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, हमारे नेताओं ने कहा था एक समय ऐसा कालखंड आएगा, ये मंदिर
कहेंगे और कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनेंगे, वो आज पूर्णतः स्पष्ट रूप से धरातल पर धर्म दिख से रहा है। बाहर आ जाइए सर, राजनीति को धर्म के चश्मे से देखना बंद कर दीजिए, धर्म धर्म के चश्मे से दोनों देखना बंद कर दीजिए प्लीज। राजनीति को राजनीति तक सीमित रखे तो शायद बेहतर होगा। 22 वकील खड़े करे थे और राष्ट्रीय यही अध्यक्ष कमाल की बात है, यही कमाल की बात है सर, यही कमाल की बात है। आप लोग चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, नोटिया जी एक मिनट, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, धर्म के अलावा नेहरू के अलावा आप लोगों की बातें कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है एक मिनट। उपकरणों को साइकिल से ले जा रही थी जवाहरलाल नेहरू, अपने चड्डी बनियान भी धोने के लिए पेरिस भेजते थे। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं सर? आप किसी प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हो? थोड़ी रिस्पेक्ट रखिए, थोड़ी रिस्पेक्ट रखिए, पूर्व प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की वास्तविकता है, वास्तविकता दिखाना चाहते हो तो अलग विषय है। वो नेहरू वो भी थे जिन्होंने देश को कुछ नहीं से बहुत कुछ दिया है। वो भी थे जिन्होंने जैक के नीचे शपथ ली थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है, मैं फाइनल कमेंट लूंगी, बस मैं फाइनल कमेंट लूंगी और मैं आपके पास आऊंगी। सबसे पहले सचान साहब आपसे फाइनल कमेंट लूंगी शॉर्ट में। आप किस तरीके से अब इस पूरे मुद्दे को देख रहे हैं? क्या आप मानते हैं कि जो कांग्रेस आरोप लगा रही है वो सच है? देखिए, मैं बागेश्वर उपचुनाव पर ही कंसंट्रेट करूंगा। पहले ये बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के चरित्र रहा है कि किसी चीज को भुनाना। मंत्री जी की डेथ हुई, संवेदना है, लेकिन चुनाव में उसे भुनाना किसी तरीके से उचित नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पुलवामा और बालाकोट में जो घटना हुई थी उसको भुनाया, और अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि उन्होंने ओबीसी, सुन लीजिए पूरी बात सुन लीजिए पहले, कि ओबीसी, उत्तराखंड के ओबीसी को जो 14% आरक्षण दिया जा रहा है वो भी प्रदेश में मिल रहा है। बीजेपी ये बताए उसको केंद्र में क्यों नहीं मिल रहा है 27% आरक्षण। आप ओबीसी की बात कर रहे हैं, ओबीसी की स्थिति जो है उत्तराखंड में क्या हो गए, यहाँ पर जितने भी राजपूत और जितने भी क्रॉस करने वाले ब्राह्मण, सबको ओबीसी में आना चाहिए। कभी आपने बात की कि यहाँ मंडल आयोग नहीं आया था, मंडल आयोग आना चाहिए। आप समय की कमी है उत्तराखंड की बात नहीं करते हैं। डॉक्टर सचान, समय की कमी है इसलिए मैं शॉर्ट में फाइनल कमेंट लेना चाह रही थी। अब बाकी वक्ताओं के पास भी जाऊंगी। सत्यवीर जी फाइनल कमेंट दीजिए इसमें शॉर्ट में प्लीज। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जिस प्रकार से हमारी सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने काम किया है, जनता तक हमने जो वादे किए थे उन वादों पर खरे उतरे हैं। हमने तमाम चुनाव उसके बाद 22 के चुनाव के बाद भी जीते हैं और ये चुनाव भी हम भारी बहुमत से जीतेंगे। और ये चुनाव हमारी जो जिस प्रकार से हमारी सरकार लगातार जनता तक पहुंच रही है और जनता के लिए काम कर रही है, कटिबद्ध है। इस चुनाव में जो स्पष्ट रूप से जिनके मन में थोड़ी भी आशंका थी वो सारी की सारी इन लोगों की जितनी भी आशंकाएं वो अपने आप खत्म हो जाएगी कि उत्तराखंड की जनता को आधारीय जो काम हो रहे हैं वो स्पष्ट रूप से पता है कि मुख्यमंत्री जी ने चाहे धर्मांतरण कानून हो, चाहे यूसीसी के लिए लगातार काम का हो, भू कमेटी की जिस प्रकार से रिपोर्ट आ चुकी है उस पर लगातार काम चल रहा है, जिस प्रकार से महिलाओं को, सहायता समूह की महिलाओं को मजबूत किया जा रहा है। पलायन में कहना चाहूंगा, आप 3 जिलों को, जब ये ऑल वेदर रोड बन रही थी, 3 जिले उठा लीजिए जो 4 धाम से जुड़े हुए हैं, वहां पर आपको जरा सा प्लान देखने को नहीं मिलेगा। अरे उत्तराखंड में गोली चलाने वाले जरा शांत हो जाइए, हमेशा जीरो पे रहोगे। बातें बोली आशीष जी शॉर्ट में फाइनल कमेंट कुछ नहीं बोला। मैं एक वहाँ की जनता से निवेदन करना चाहूंगा, शायद आपने सुना नहीं, रोजगार पे, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, 3 चीजें अहम मुद्दे हैं। इनके लिए कांग्रेस पार्टी का समर्थन करें, कांग्रेस पार्टी को वोट दें और इनकी तानाशाही को खत्म करने के लिए, इनकी तानाशाही को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट दें। ठीक है, अनिल थपलियाल जी फाइनल कमेंट जी। इनके पास जो मूलभूत हमने चर्चा करते आए हैं, तो वर्तमान सरकार से मेरा अनुरोध रहेगा कि व्यर्थ की बातों से और व्यर्थ की चर्चा से और व्यर्थ के चुनाव में जो ये जुमले हैं इनको बंद करें, तानाशाही बंद करें और क्षेत्र के विकास में अग्रसित होकर ध्यान दे। और जो मूलभूत है, पलायन है, आपदा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और सबसे बड़ा इनके पास जो है ये महिला सुरक्षा को लेके है, इस पे ध्यान दें। और राज्य की बागडोर अगर जनता ने दी है तो विकास के लिए आपके हाथ में दी है, तो आपसे उम्मीद और अपेक्षा भी रखती है कि आप आगे राज्य को अग्रणी, जैसा आपने बोला है कि
25 तक हम सभी राज्यों में अग्रणीय राज्य बनाएंगे विकास के क्षेत्र में। तो वो मूलभूत जो मंत्र है आपका, उस पे एक्चुअली धरातल पे काम करें और धरातल पे ही तानाशाही बंद कर दें। ठीक है, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की बागेश्वर उपचुनाव में क्या हालात बने हुए हैं। सभी राजनीतिक दल मैदान में उतरे हुए हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है और दल बल और बाहुबल, धन बल सभी का प्रयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। लेकिन 5 तारीख नजदीक है, ये वो तारीख है जब जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी और ये बताएगी कि आखिर किसका जो प्रचार प्रसार है ज्यादा जनता को भाया है। क्या बीजेपी के कामों पर वो खुश है या फिर कांग्रेस के कहने पर वो बदलाव इस बार चाहती है। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।